Hey guys, welcome back to शालिनी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। सब संध्या शालिनी की तरफ से मैं हूँ शालिनी, स्वागत करती हूँ आपको शालिनी क्लासेस में। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद है आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग की टीचिंग लगना स्टार्ट हो गई है, बहुत सारे डाइट में लग गई है, मथुरा में मेनली लग गई है। आप सभी अपने कॉलेज में ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट करके हमेशा टच में रहिए, क्योंकि अब आपका जब एक दिन का लगना स्टार्ट हो गया है तो आपके यहाँ भी लगने की प्रोसेस पूरी स्टार्ट होगी। एक ऑफिशियल लेटर अभी निकलता है, वो निकलेगा तो हम आपको अपडेट करेंगे और बताएंगे उस चीज़ को। लेकिन आप लोग अपने कॉलेज में जो नहीं जाते हैं वो बच्चे पूछते रहे कांटेक्ट करके कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्योंकि अगर ये लोग टीचिंग करवा रहे हैं पहले, अगर टीचिंग का इनका सब कुछ पहले हो रहा है तो ये PNP ये चाहती होगी कि हम पहले सब कुछ करवा के रख लेते, एग्जाम एम टाइम पर ले लेंगे। अब फ्रेंड्स, जो भी डिले कर रहे हैं अब मत करिए, वरना आपको फर्स्ट सेमेस्टर है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ जाएगी, बहुत दिक्कत होगी। इससे अच्छा है कि हम पहले से जागरूक रहें तो हमें कोई गलती का देखना ही नहीं पड़ेगा, हम पहले से करते रहेंगे। इसीलिए मैंने आपको कल का वीडियो, जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है किसी कारणवश, ज़रूर से ज़रूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी डिटेल बताऊंगी क्या है कैसे है। अभी दिया हुआ है, सेकेंड सेमेस्टर का आप एग्जाम हो गया, आप देख ही रहे हैं। इतनी रफ्तार से उनके लिए अब क्वेश्चंस करवाना है, उनकी 4-5 क्लासेस लेनी है, जितना हो सकता है उतनी मेहनत करेंगे। 10 से 15 दिन में आप लोग की भी क्लासेस होगी, आप लोग का भी रोकेंगे नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि किसी की पढ़ाई बाधित नहीं करेंगे। जितना हो पाएगा आपको, अगर 2 क्लास एक दिन नहीं मिल पाएगी तो 1 क्लास तो 100% मिलेगी। हो सकता है कि मैथ करवाऊँ या जैसा भी रहेगा हम आपको बताएंगे। क्लास आपकी मिलेगी ताकि आप कॉन्टीन्यूअस आएँ और आपका भी जो है इन 15 दिन में कुछ ख़राब ना हो। तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ रहूँगी, उनका भी लेकर चलूँगी, आपका भी करूँगी शायद। आपको बस एक काम करना है, वो पता है क्या? अब आपको भी अवेयरनेस के साथ जागरूक होकर अपने काम को अच्छे से करना है। आप सभी को डेली क्लास करने आना। आपकी क्लास जो 4 PM पर चलती थी, जो 5 PM पर चलती थी, उसी टाइम पर चलेगी, कोई समय नहीं चेंज होगा आपका। डेली आप क्लास को आइए, ज्वाइन करिए, सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी, सब समझाया जाएगा, हर एक चीज़ बताएगी। 8 सब्जेक्ट में मैंने क्लास को स्टार्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अब अपने डेली पंचुअल पे होइए, अच्छे से पढ़ाई करिए। चलिए फिर देखते हैं। जो भी भाई बहन आज पहली बार आए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम का लिंक आपको किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अपडेट मिलेगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों यारों के साथ टीचिंग में जाएंगे, यहाँ मिलेंगे, 2 लोगों से मिलेंगे तो थोड़ा शेयर करिए, क्योंकि आपका शेयर करना, लोगों को बताना मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आज की जो क्लास होने वाली है, हम यहाँ पर पढ़ेंगे आपका शिक्षण अधिगम का पेपर 2। और शिक्षण विधियाँ जो थी मैंने आपको स्टार्ट कर दिया था, पहले इंट्रोडक्शन बताया, फिर प्रश्नोत्तर विधि के बारे में आपको पूरा डिटेल में बताया था। अब उसी के आगे मैं कंटिन्यू करूँगी। आइए चलते हैं। ये एक ही PDF में इसलिए नहीं भेजा, ये विवरण भी बता दिया था, प्रश्नोत्तर और विवरण दोनों करवा दिया था। अब इसके आगे चलिए आइए बात करते हैं वर्णन विधि। फ्रेंड्स, जो विधि छोटी है, जिसमें प्रश्न ज़्यादा नहीं आता, उनको हम छोटा ही बताएंगे। जो बड़ी है, जिनसे प्रश्न बनता है, उनको हम बड़ा बताएंगे। ठीक है, कि मत सोचिएगा कि किसी में इतना ज़्यादा, किसी में इतना। फ्रेंड्स, जब नहीं कुछ टॉपिक ही नहीं है, छोटी सी बात है और कुछ ज़्यादा है ही नहीं, तो फिर लंबा खींचने से कोई फ़ायदा नहीं है। कितना आप लिखेंगे, कितना आप समझेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं वर्णन विधि क्या होती है। वर्णन प्रविधि व प्रविधि, प्रविधि और विधि दोनों चीज़ें सेम है, टेक्निक कहते हैं। वर्णन प्रविधि व प्रविधि है जिसके माध्यम से किसी विषय वस्तु को, कोई भी विषय वस्तु किसी भी सब्जेक्ट का है, एवं घटना का छात्रों के सामने पूर्ण शाब्दिक चित्र पेश किया जाता है। इसमें आप ये एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें चित्र लाया जा रहा है, फिगर, इमेज, डायग्राम, स्ट्रक्चर। ठीक है, चित्र पेश किया जाता है। इस प्रविधि के माध्यम से किसी घटना को, कोई घटना है, कोई दृष्टांत है, कोई दृश्य है, नियम है, सिद्धांत का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। कोई घटना के बारे में बताना है, कोई मार्मिक वर्णन करना है तो पूरा विस्तार में बताते हैं। किसी दृश्य के बारे में है, कोई काल्पनिक चीज़ें हैं या कुछ देखा है, आंखों देखी घटना है, उसके बारे में कोई नियम है, कोई सिद्धांत है, तो उसका अपना एक्सप्लेन करने का तरीका अलग अलग है। और कोशिश मेनली क्या की जाती है कि छोटे बच्चों के क्या ये वर्णन विधि को अप्लाई किया जाता है, और बड़े बच्चों के क्या विज्ञान में किया जाता है, क्योंकि किसी भी विषय वस्तु को लिखा हुआ है। तो हम साइंस में ही मेनली दिखाने का काम करते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट में वैसे ही करते हैं। और छोटे बच्चों को हमें कोई चीज़ समझानी है, पढ़ानी है, तो हम हर एक चीज़ को दिखाते हैं, तभी उन्हें समझ में आता है। तो ये वर्णन प्रविधि इतनी है। आपको प्रश्न 1 नंबर का पूछेगा, वर्णन विधि क्या होती है, वर्णन विधि से आप क्या समझते हैं, तो आप इतना ही लिख देना, इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है आपको लिखने की। नो नीड टू राइट मोर देन इनफ। ठीक है, चलो आगे आइए। अब इनके प्रयोग देखिए, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट पे, क्योंकि ज़्यादा नहीं है तो ज़्यादा नहीं बताएंगे। बहुत है, बहुत कुछ है, आप भूल जाएंगे फ्रेंड्स, इतना जब आएगा ही नहीं तो फिर नहीं फ़ायदा है ना। अब वर्णन का प्रयोग क्या होता है इतिहास में, क्योंकि हम इतिहास में हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं।
इतिहास में काल को बताना पड़ता है कि इसके पहले कौन था, इसके बाद कौन था, कौन किसका बेटा था, कौन किसका पुत्र था, कौन किसकी बेटी थी, बेटी का दामाद कौन था, ये कौन था, वो कौन था, सब बताना पड़ता है क्योंकि एक एक की पूरी चेन लिंक होती है इतिहास में। ठीक है। उसके बाद भूगोल ज्योग्राफी में बिल्कुल दिखाना पड़ता है, ये पृथ्वी है, ये अर्थ है, ये तारा है, ये चांद है, ये नदी है, बादल है, सूर्य है, ये वो है, ये वो है, तो बताना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। भाषा के रसानुभूति पाठों में वर्णन का प्रयोग किया जाता है। जब हम कोई भाषा के बारे में पढ़ा रहे हैं, किसी हिंदी पढ़ा रहे हैं, उर्दू पढ़ा रहे हैं, पंजाबी पढ़ा रहे हैं, कोई भी भाषा पढ़ा रहे हैं, तो हमको उसमें पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है। भूगोल शिक्षण में इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। किसी प्रदेश का वर्णन छात्रों के मस्तिष्क में चिंत अंकित। अब आपको जैसे 28 राज्य प्रेजेंट टाइम में इंडिया में 28 राज्य है कि नहीं, पता है कि नहीं, 28 है इस समय। ठीक है। अब इसके बाद अब आपको सारे स्टेट में तो आप घूम नहीं सकते हैं, मतलब घूम सकते हैं, अभी नहीं घूमे होंगे, या मतलब आगे जो भी करेंगे बात की बात है, अभी करंट में तो नहीं घूमे होंगे, जाहिर सी बात है। तो कुछ ही जगह घूमे होंगे, तो अभी अपना छोड़ते हैं, छोटे बच्चों का देखते हैं, वो छोटा बच्चा कहीं नहीं गया होगा मान लीजिए, तो उसको अब जम्मू कश्मीर के बारे में बताना है, त्रिवेंद्रपुरम केरला के बारे में बताना, तो उसको केरला की खूबी, केरला में केले का चिप्स बहुत मिलता है, वहाँ पे सारे मसाले मिलते हैं। जम्मू कश्मीर में केसर मिलता है, जम्मू कश्मीर में काजू बादाम बहुत वहाँ पे सही मिलता है, अच्छे रेट पे मिलता है। जम्मू कश्मीर में बहुत ठंड होती है, जम्मू कश्मीर के लोग बहुत वहाँ पे शॉल वॉल बहुत अच्छी मिलती है। जम्मू कश्मीर के लोग नक्काशी वाले लकड़ी के घरों में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। केरला में लोग जो है मसालों के बहुत प्रिय होते हैं, वहाँ पे साउथ इंडियन ज़्यादा खाना खाया जाता है, इडली डोसा सांभर वगैरह बहुत खाया जाता है। केले की बागवान वहाँ ज़्यादा होती है, चाय की वहाँ पर ज़्यादा बागवान होती है। तो ऐसे ब्ला 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 आप बताएंगे, चीज़ें बताएंगे, और आप बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, ये मंदिर है वहाँ पर, ये खूबी है, ये वादियाँ, ये मज़ा मज़ा है, तो वो बच्चों को लुभाएगा। आप अगर अलग अलग इमेज दिखाएंगे, बड़े बड़े मंदिर हैं वहाँ पर, बहुत कुछ है, तो वो उस बच्चे के मन में उसका चित्र बनने लगेगा कि मैंने वो चीज़ वहाँ पर देखी थी। तो वर्णन आप कैसे कर सकते हैं, किसी अब ले तो जा नहीं सकते जम्मू कश्मीर, तो वहीं क्यों जम्मू कश्मीर को अपने यहाँ लाएंगे। ठीक है, ध्यान से। तो यही एक बात है जिसमें हमको वर्णन करना, एक्सप्लेन करना है, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से डीपली बताना है। क्लियर? आगे आइए व्याख्यान विधि, ये है चौथी विधि। ध्यान से देखना फ्रेंड्स, कुछ कुछ विधियाँ जैसे विवरण विधि, वर्णन विधि, व्याख्यान विधि, ये सब की सब एक जैसी है, सिर्फ नाम दे दिया गया बस कुछ चीज़ों में है। जैसे वर्णन में चित्र को दिखाने को है, तो थोड़ा चित्र ध्यान रखिएगा। अगर वर्णन के बारे में आता है तो अपने आप जो भी बात लिखे उसमें चित्र का जिक्र ज़रूर करिएगा, क्योंकि उसमें चित्र के बारे में कहा गया है। ठीक है, देखिए अब व्याख्यान प्रविधि क्या है। व्याख्यान प्रविधि या प्रवृत्ति है, ये एक ऐसी, एक मिनट रुक जाइए, ये काफ़ी मोटा हो गया है। अब आइए मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या है। ठीक है, यहाँ पर देखिए व्याख्यान प्रविधि वह विधि है जो सबसे प्राचीन पद्धति, सबसे पुरानी, सबसे फेमस, प्राचीन है, काफ़ी पुरानी है। इस विधि का प्रयोग शिक्षण विधियों में प्राप्त इतिहास के प्रारंभ से ही किया। अगर हम इस प्रविधियों के बारे में बात करते हैं तो ज़्यादा हम जब इतिहास को पढ़ाते हैं या इतिहास को बताते हैं तो इनको ज़्यादा करते हैं। इस प्रविधि का इस्तेमाल हम हिस्ट्री को ज़्यादा पढ़ने में इस्तेमाल करते हैं। किसी विषय की बहुत अधिक समय तक विस्तार से व्याख्या करते चले जाना ही व्याख्यान कहलाता है। अगर हम किसी विषय को पढ़ा रहे हैं तो उसको हम 1 घंटे से ज़्यादा, 2 घंटे से ज़्यादा, 3 घंटे से ज़्यादा अगर एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो व्याख्यान के अंतर्गत कहलाता है। इस विधि में शिक्षण का केंद्र बिंदु अध्यापक होता है। जब यह विधि होती है या इस विधि का इस्तेमाल किया जाता है तो इसका जो मेन कर्ता धर्ता होता है वो टीचर होता है, क्योंकि टीचर एक्सप्लेन करता है, बाकी सारे बच्चे सुनते रहते हैं। वही सक्रिय होता है। अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए यह विधि जितनी प्रचलित होती है उतनी आसान नहीं होती, क्योंकि एक्सप्लेन करना भी टफ होता है। हो सकता है कि अगर 10 बच्चे क्लास में हैं तो 5 को ही आपकी बात समझ में आए, 5 को समझ में ही ना आए तो आप कुछ नया को सोचेंगे, कुछ नए तरीकों को लाने का प्रयास करेंगे, नई चीज़ें करेंगे। तो ये व्याख्यान पर डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण विधि में यह विधि एक कुशल वक्ता के रूप में कार्य करता है और छात्र उसे सुनते रहते हैं। ये व्याख्यान विधि इस तरीके की होती है जहाँ पर कोई बोलता रहता है और बाकी के जितने भी लोग रहते हैं वो सब सुनते रहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ तक क्लियर रहा। आगे इसी के साथ आइए बढ़ते हैं, कुछ और बातों को ध्यान से देखते हैं। चलिए हम बात कर रहे हैं आज इस टॉपिक में यहाँ पर व्याख्यान विधि की उपयोगिता, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। ठीक है फ्रेंड्स, पहला पॉइंट, व्याख्यान विधि के द्वारा शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए, व्याख्यान विधि के द्वारा शिक्षण को प्रभावशाली, बहुत इफेक्टिव बनाने के लिए, यूजफुल बनाने के लिए शिक्षक एवं शिक्षार्थी में संपर्क स्थापित होना आवश्यक है। अगर आप चाहते हैं कि आप जो चीज़ पढ़ा, जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ तो मैं आपकी बातों को सुनती हूँ ना, आप कोई भी चीज़ बोलते हैं कि मैम ये चीज़ नहीं समझ में आई, तो हम दोबारा बताने का प्रयास करते हैं, या तो ये कहते हैं कि एक बार दोबारा फिर देख लीजिए, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, ये पेपर 1 पेपर 2 तो एक बार में नहीं आता है फ्रेंड्स, मुझे भी नहीं आ रहा था, हमने भी चीज़ों को पढ़ा है तब अब आने लगा है। तो उसी तरीके से यहाँ पर है कि शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में एक इंटरकनेक्शन बनता है।
तो वहाँ पर है शिक्षण शिक्षक जब भाषण देता है, टीचर जब बताता है, ठीक है, उसकी आवाज़, उसके भाव भंगिमा, शारीरिक संचालन में छात्रों में टीचर चलते रहते हैं क्लास में, बच्चों के सब आगे पीछे घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं, वो एक्सप्रेशन के साथ पढ़ाते हैं, तो बच्चे क्या होता है उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिससे वो सीखने के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, बच्चों से भी बच्चे उनसे घुल जाएंगे, वो उन बच्चों से घुल जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, अपनी बात को पूछ पाएंगे। इससे विद्यार्थियों में सुनने का कौशल का विकास, इससे विद्यार्थी बातों को सुनते हैं, उनके अंदर जो श्रवण कौशल है उसका विकास होता है, क्योंकि दूसरे की बातों को सुनना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं सुनेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा, हमें हमारा दिमाग नहीं डेवलप करेगा। तीसरा बात यहाँ पर क्या है, व्याख्यान विधि अवधारणाओं को स्पष्ट करने की मातुर। अवधारणा का मतलब होता है कॉन्सेप्ट। अगर कोई जैसे ये व्याख्यान विधि ही है, अगर मैं इसके बारे में सिर्फ ऐसे 2 लाइन में लिख के बोल दूँ ये है, तो आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा ना। इसमें एक दृष्टांत, अभी आगे चल के आपको दृष्टांत कौशल मिलेगा, उससे भी आपको मैं परिचित कराऊंगी। दृष्टांत कौशल है, भी कौशल भी इसमें है। अब कौशल का जो शब्द है वो तो आप जान रहे हैं, लेकिन दृष्टांत का कौशल का क्या शब्द है नहीं जान रहे हैं। मैं बस 2 लाइन में लिख के ऐसे बता दूँ, हो गया, आपको आएगा? नहीं आएगा। तो उसी तरीके से उन छोटे बच्चों को भी नहीं आता है, तो उसको बताने के लिए ये विधि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। व्याख्यान विधि से छात्रों की समय और शक्ति की बचत होती है। छात्रों की समय भी बचते हैं, क्योंकि आप एक्सप्लेन करेंगे तो हो सकता है कि वो अगर उस चीज़ को, क्योंकि अगर एक्सप्लेन में कर दिए और एक बार में समझ में आ गया, एक बार में नहीं आया 2 बार में बता दिए, लेकिन वो अगर आप 2 ही लाइन लिखे हैं उसको एक ही बार में पढ़ के ख़त्म कर देंगे तो समय तो बच जाएगा, लेकिन बच्चों को नहीं आएगा। फिर बच्चे उस चीज़ को बार बार 3-4 बार खुद पढ़ेंगे, आपसे भी 1-2 बार पूछेंगे तब भी नहीं आएगा, तो वो ये होगा यार नहीं आ रहा, छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर आप एक ही बार में एक्सप्लेन कर रहे हैं, इतना बढ़िया आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, इतना बढ़िया एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो शायद बच्चे एक ही बार में समझ लें, जैसा कि हम पढ़ाते हैं और आप समझ जाते हैं। क्यों? आइए आगे बढ़ते हैं। अब इनके जो गुण हैं, इस विधि में जो गुण हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी जान। अच्छा फ्रेंड्स, एक बात और बताना चाहती हूँ। जैसे व्याख्यान विधि के बारे में आपको लिखना है, तो व्याख्यान विधि की एक परिभाषा आपको छोटी समझ में आ रही, लिख दी। फिर आप सोच रहे हैं कि 2 नंबर में पूछा गया है, 2 नंबर में 2 लाइन लिख दी हैं, इतना तो कम पड़ेगा। तो जो ये सारी बातें बताई जा रही है ना, ये भी आप पॉइंट वाइज वहाँ पर लिख दो। ये नहीं मेंशन करता है मेरे दोस्तों कि वहाँ पर आप सोचो कि ये तो गुण था, लिखें कि ना लिखें। अरे कुछ भी उसमें लिखो, लेकिन जो टॉपिक पूछा गया उसी से रिलेटेड लिखो, लिखने की कला को समझो। ठीक है, अब आपसे बोला गया व्याख्यान विधि की परिभाषा बताइए, व्याख्यान विधि क्या होती है, तो 2 लाइन की परिभाषा लिख तो दिए, अब बाकी उसमें क्या लिखे। तो आप ये सारे पॉइंट को उसमें जो है पॉइंट वाइज जो है स्टार बना के, पॉइंट बना के, कुछ भी बना के लिखते जाओ, कुछ दिक्कत नहीं है, सब चलता है, सब कॉपी चेक होती है। 2 नंबर वाले में तो बड़ा लिखोगे ना तभी तो मिलेगा, पूरा 10 लाइन कम से कम 8 लाइन लिखोगे तभी तो नंबर मिलेगा। तो इस बात को ध्यान रखो, आप ये मत सोचो। इसीलिए योग्यता, महत्व, उद्देश्य, ये सब इसीलिए बताया जाता है कि उद्देश्य पूछे तब तो उद्देश्य लिख दो, अगर परिभाषा में पूछे तो परिभाषा कितनी भी बड़ी हो 2 लाइन में खत्म हो जाती है, बाकी क्या लिखोगे। तो ये लिखना है, समझे आप? चलिए, वैसे आप समझदार हैं, मुझे उम्मीद है कि आप बढ़िया करेंगे, काफ़ी बढ़िया करेंगे। मैं चाहती हूँ, मेरी एक विश भी है कि आप लोग 2021 वाले से 2022 वाले ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें। आइए देखते हैं। यह अत्यंत सरल है, ये विधि बहुत सरल है, इजी है, और संक्षिप्त और तीव्र गति से चलने वाली, एक छोटे तरीके से और जल्दी चलने वाली गति है, क्योंकि लिख लिख के बताना ज़्यादा दिक्कत का काम है और देर लगेगी, मुँह से बताना ज़्यादा आसान होता है। इस विधि में समय की बचत होती है, इसमें समय बचता है, बहुत कम समय में ही एक साथ कई छात्रों को, अगर आप वैसे बताएंगे तो एक एक को बताएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, एक साथ बता देंगे तो कम समय लगेगा। यह विधि छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करती है, क्योंकि आपने कोई मुद्दा रखा, आपने बोला कि 2 बच्चे से बोले, एक बच्चा कुछ बोलेगा तो एक बच्चा कुछ बोलेगा, बोलेगा कि नहीं बोलेगा, तो फिर उसमें आप कुछ और बोलेंगे, फिर वो कुछ और बोलेगा, तो तर्क वितर्क बढ़ने लगेगा, एक जो कि अच्छी चीज़ है। फिर 4th पॉइंट है, इस विधि में अत्यधिक धन और श्रम नहीं लगता, इसमें बहुत पैसा नहीं लगता, क्योंकि मुंह से बोलना रहता है, तो मुंह से बोलने का काहे का पैसा, तो बहुत पैसा नहीं लगता और श्रम नहीं लगता है। ठीक है, क्योंकि इस विधि में प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें कोई लैब तो ले नहीं जाता है, क्योंकि लैब वैब में जाने में इतना एक्सप्लेन थोड़ी करना पड़ता है। 5th है, इस विधि के द्वारा संगठित ज्ञान निश्चित ज्ञान क्रम में विद्यार्थियों हेतु प्रस्तुत किया जाता है, मतलब इसमें उतनी ही बातें बताई जाती हैं, एक संगठित तरीके से, प्रॉपर तरीके से क्या क्या बताना है, एक निश्चित क्रम में फिक्स किया गया था कि मुझे ये चीज़ वहाँ पर बतानी है, ये बच्चों को कैसे समझाना है, ये चीज़ इनकी लाभदायक है, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, क्योंकि व्याख्यान आप करेंगे तो आपको भी पता होना चाहिए हम क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। आइए फ्रेंड्स, वैसे के साथ आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया है, जो कि इतनी अच्छी है, तो आपको लाइक तो बनता है। चलिए फटाफट लाइक करिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आप टॉपिक यहाँ पर देख रहे हैं, इसको पूरा कवर अप करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। व्याख्यान विधि के दोष, इनमें अब कमियां क्या है, दिक्कत क्या है। अब सारी विधियाँ अच्छी तो हो नहीं सकती है, कुछ ना कुछ दोष तो रहेगा ही, कोई परफेक्ट नहीं होता है, तो विधि कैसे परफेक्ट हो सकती है। तो इसमें क्या दोष है, आइए इसको जानते हैं।
व्याख्यान विधि के द्वारा विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता बन जाते हैं। व्याख्यान विधि के थ्रू जो विद्यार्थी होते हैं वो निष्क्रिय श्रोता बन जाते हैं, बस सुनते रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सारे बच्चे से एक साथ तो सीख नहीं सकते हैं, सबका डेवलपमेंट तो हो नहीं सकता। फिर बहुत सारे ऐसे होते हैं जैसे बस उनको पोएम सुनाए, उनको सत्यनारायण की कथा सुनाए, उनको ऐसे प्रवचन सुनाया जाता है, ऐसे सुनते हैं, फिर वो उन बच्चे सुनते हैं और फिर दिमाग से निकाल देते हैं। तो इसमें एक दिक्कत ये भी बात है। फिर इसमें क्या है, शिक्षक के द्वारा भाषण की तैयारी अच्छी ना होने के कारण वास्तविक विषय से घट जाते हैं और अनावश्यक बातों को समाहित करते हैं। जब टीचर को जानकारी नहीं होती है, टीचर को पता नहीं होता क्या पढ़ाना है, वो अचानक ही उसको भेज दिया गया है, सडनली चला है, तो आने के बाद वो कुछ भी बताता है, कोई टॉपिक कुछ रहेगा, जाना है लंदन, चला जाएंगे पेरिस, तो वो बात इधर की बात उधर, उधर का इधर करने लगते हैं, समय भी सारा चला जाता है और पढ़ाते कुछ नहीं है। तो कुछ कुछ ऐसे टीचर को जब पता ही नहीं कि हमें क्या बोलना है, बच्चों को क्या समझाना है, बच्चों को कितना बताना है, क्या बताना है, कुछ पता ही नहीं, तो ऐसे कुछ टीचर होते हैं जो ऐसा करते हैं। जाहिर सी बात है करते हैं, आपने खुद देखा होगा। 3 पे आइए, विद्यार्थी ज्ञान अर्जन के लिए शिक्षक पर, जो बच्चा है वो ज्ञान लेने आया है, टीचर के पास क्यों आया है, वो पैसा लगा के आपसे कुछ सीखने आया है ना, आपके ऊपर वो डिपेंड है ना, क्योंकि वह शिक्षक के द्वारा दिए गए ज्ञान को संतुष्ट हो। क्योंकि टीचर जब उनको कोई चीज़ बता देता है कि नहीं ये चीज़ नहीं ये चीज़ है, तो वो उसका जो ज्ञान का एक दायरा होता है वो सीमित होता है, अपने टीचर तक और अपने माँ बाप तक सीमित होता है। तो जो टीचर उसको बता देते हैं वो मान लेता है कि हाँ नहीं ये सही है, जो माँ बाप बता देते हैं वो मान लेता है हाँ वो सही है। तो माँ बाप घर में अलग चीज़ सिखाए, टीचर स्कूल में अलग चीज़ सिखाए, तो विकास तो हो गया ना अल्टीमेटली। तो घर पर माँ बाप पर डिपेंड है, स्कूल में टीचर पर डिपेंड है। तो टीचर है कि सही बातों को नहीं बताएंगे, आम के पेड़ में इमली कहेंगे कि आम के पेड़ में इमली फरती है, इमली होती है, तो बच्चा फिर इमली ही मान लेगा, ऐसा थोड़ी है। तो इसीलिए टीचर को भी इन सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए और जिस विषय का टीचर है उसको वही विषय पढ़ाना चाहिए, सारे विषय नहीं पढ़ाने चाहिए। ठीक है, आगे आइए। चौथा पॉइंट यहाँ पर क्या है, व्याख्यान विधि के लिए शिक्षक द्वारा अध्ययन या अभ्यास की आवश्यकता के साथ भाषण कला में क्या है, पारंगत होने की आवश्यकता होती है और इस अध्यापक निपुण नहीं होते। अगर आप व्याख्यान विधि का इस्तेमाल कर रहे हो तो शिक्षक के द्वारा जो अध्ययन करवाया जा रहा है उसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत बहुत होती है। भाषण आपको मतलब भाषण का मतलब ये नहीं है आप जो बताओ उसमें सही तरीके से बताओ, आप उसमें सही शब्दों का इस्तेमाल करो, जो विषय पढ़ा रहे हो उसी विषय के बारे में बताओ। अगर टीचर एक्सप्लेन करने में ही, देखिए फ्रेंड्स सीधी सी बात है कि सभी व्यक्ति को सारे सब्जेक्ट नहीं आ सकते। अभी आप ये देख सकते हैं कि एक टीचर एक ही चीज़ पढ़ा सकता है, क्योंकि किसी को हिंदी आएगी तो किसी को मैथ आएगी, जरूरी नहीं कि हिंदी वाले को मैथ है, मैथ वाले को हिंदी आए। तो जो टीचर है वो उसी सब्जेक्ट को पढ़ाए, उसी में निपुण हो, सब जगह उनको हाथ पैर करने की ज़रूरत नहीं है। और कभी हेर फेर भी नहीं करना चाहिए कि इनके टीचर को उनके यहाँ भेज दो, ये गलत है, बच्चे का इससे लॉस होगा और आपके स्कूल की भी रेपुटेशन खराब होगी। 5वां पॉइंट है, बच्चे में हमेशा बोरियत और अरुचि का भाव व्याप्त रहता है, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी बोर होते हैं, बहुत जल्दी। वजह से आप लोग कभी कोई याद नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, डेट एक जैसी लग रही है, बहुत कुछ बताते हैं आप, तो भाई हमारे अंदर एक ऐसा स्वभाव है ह्यूमन नेचर के अंदर कि हम लोग कुछ चीज़ों से बहुत जल्दी ऊब जाते हैं, बहुत जल्दी हम लोग ऊबते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि आपको बच्चों को भी उसमें इंटरेक्ट करना होगा। आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो बच्चों को भी शामिल करो, लेकिन ऐसा होता है कि जब एक्सप्लेन करते रहते हैं तो हम ही सिर्फ बोलते रहते हैं, सामने वाला कुछ पूछते ही नहीं, बेटा तुम्हें आया नहीं आया, क्या दिक्कत है, तुम बताओ, अच्छा इसके आगे क्या होगा, क्या तुमने ऐसा कभी देखा है। जब ऐसा कोई टीचर इंटरेक्ट बच्चों को करेगा ही नहीं, प्रश्न करेगा ही नहीं, तो बच्चे बस सुनते रहेंगे ऐसे कान खोल के, ऐसा थोड़ी होगा। तो ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक्स कह सकते हैं। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। आइए इनमें और पॉइंट है। छठा पॉइंट है, इस विधि में बच्चों की भागीदारी। बच्चे की कोई एक्टिव नहीं है, बच्चे सक्रिय नहीं, बच्चे को कोई काम ही नहीं, बस टीचर बोल रहा है हम सुन रहे हैं, बच्चे टीचर बोल रहा है हम सुन रहे हैं। तो बच्चा जब एक्टिव नहीं रहेगा तो वो अच्छे तरीके से, जाहिर सी बात है कि परफॉर्म करने की तो उम्मीद ही आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, अध्यापक द्वारा बताया गए तथ्यों को याद करते हैं, अब वो सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, बस सुनते रहते हैं। टीचर जो बता देता है उसी को पक्का मान लेते हैं, उसी को याद करने लगते हैं, उसी पे काम करने लगते हैं, बैठ के वो एकदम प्रॉपर तरीके से सिर्फ याद ही करना है उनको। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप बच्चों को भी किस तरीके से सिखा रहे हो, क्या करना है, बच्चे भी एक्टिव रहें, सीखें, कार्य आगे बढ़ें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, अध्यापक के व्याख्यान के समय बच्चे सिर्फ श्रवण क्रिया करते हैं। अध्यापक के व्याख्यान के समय जब अध्यापक व्याख्यान विधि का इस्तेमाल करके पढ़ाते हैं तो बच्चे से सुनने का काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो बैठ के हर एक चीज़ को नॉर्मल तरीके से सुनते रहते हैं। इससे ज़्यादा वो कोई भी डेवलपमेंट, इससे ज़्यादा वो कोई भी विकास नहीं करते, नॉर्मल तरीके से बस सुनते रहते हैं। सुनने में जो उन्होंने सीख लिया वही सीख लिया, उसके ज़्यादा वो अर्थक प्रयास ही नहीं करते। फ्रेंड्स, जब आपको सारी चीज़ पकी पकाई मिल जाएगी, आपको अगर अभी जैसे मैं अपना ही एग्जाम्पल दूँ, अपना आपको क्यों दूँ, अभी मुझे सारा चीज़ फ्री में मिल जाए, सब कुछ एवरीथिंग फ्री, मुझे मेहनत ना करनी पड़े, तो क्या हम मेहनत करेंगे? बताइए, क्या हम मेहनत करेंगे? आखिर मुझे अपनी ज़िंदगी में काम करना है बहुत सारी, मैं काम क्यों कर रही हूँ? क्योंकि ये टाइम है, मुझे काम करना है, मैं काम कर रही हूँ, 2 पैसे कमा रही हूँ, अपना कार्य कर रही हूँ, इंडिपेंडेंट हो रही हूँ। तो क्या हो रहा है,
कि अगर मुझे यही सारी चीज़ें मुझे बाई बर्थ में मिल जाए, घर से मिल जाए, मेरे पेरेंट्स मुझे दे दे बेटा मत करो और इतना ढेर सारा है, क्या ज़रूरत है। तो इस तरह क्या होगा, आप बच्चे को अपाहिज भी बना दोगे, ठीक है। और बच्चा जब एक्टिव ही नहीं रहेगा तो वो बस पका पका तला तलाया खाएगा, कुछ काम नहीं करेगा, ठीक है, तो वो बोझ के भी समान हो जाएगा। तो कुछ इस वीडियो में ये भी होता है कि बच्चे बस सुनते रहते हैं, कुछ करते नहीं। तो बच्चे की भी एक्टिवनेस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्लियर। अब फ्रेंड्स आज 2 ही बताएंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास करेंगे तो कहानी विधि के बारे में बताएंगे, कहानी विधि पूरी एक्सप्लेन करेंगे कहानी विधि के बारे में। फिर कहानी विधि से अवलोकन भी, कहानी विधि अवलोकन दो विधियां एक साथ बताते चलेंगे। कहानी और अवलोकन एक साथ बताएंगे, फिर उदाहरण और उसके बाद खेल विधि एक साथ बताएंगे। ऐसे आपको एक साथ दो विधि करके हम पूरा एक्सप्लेन करते रहेंगे। आपका भी काम बढ़िया हो जाएगा, आपकी भी पढ़ाई चलती रहेगी। आप लोग फ्रेंड्स और टीचिंग के बारे में जो बताया स्टार्टिंग में वो थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा अपने स्कूल से आप कॉन्टैक्ट बना लीजिए, क्योंकि आप नहीं जा पा रहे हैं, दूर है, दराज है, जो भी रीजन है, थोड़ा स्कूल से कांटेक्ट बनाइए, लोगों से पूछिए क्या हो रहा है, ताकि वहाँ से जब आप नहीं पूछेंगे तो कॉलेज वाले भी कहते हैं जिसको करना है वही नहीं पूछ रहा है तो हम क्यों परेशान हो, ऐसे कॉलेज वाले भी कह देते हैं। तो इसके लिए थोड़ा कॉन्टैक्ट वगैरह बनाए रहिए। बाकी मैं आपको बता ही रही हूँ ये चीज़ें हो रही है तो ऐसे आप अपना बना के अपना काम कीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कॉलेज वाले रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, एग्जाम का फॉर्म नहीं भरेंगे, आपका टीचिंग में नाम नहीं डालेंगे, बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलता है। अभी आप नहीं देखें इसलिए आपको लग रहा है कि सब कुछ होगा, तो बहुत ही गलत भाव में मत रहिए। अपने काम को करने के लिए खुद जाना पड़ता है, तो इस चीज़ के लिए खुद करिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, फिर हम सारी बात को अपडेट करते हैं। जिन भी फ्रेंड्स को किताब, जिन भी लोगों ने, अच्छा एक बात सही बता रही हूँ, जिन भी लोगों ने किताब सच में नहीं ली है, चाहे वो ठाकुर की, अग्रवाल की, किसी की भी पब्लिकेशन की किताब अगर नहीं ली है और नोट्स भी नहीं बना रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप नोट्स टेलीग्राम पर अरुण सर से जाके परचेज कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई भी चीज़ ऐसे मेहनत कर कर कोई भी नहीं दे पाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत मेहनत से मैंने नोट्स बनाई है, सब कुछ सोच सोच के मैनेज किया हुआ है सर। फ्रेंड्स दिमाग लगता है, ऐसे ईजिली हर चीज़ नहीं हो जाती है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नई बातें करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन, बाय, सी यू सून।